अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं और अभी तक हमने कुछ डिस्कशन की है, उसको चले थोड़ा सा। तो शुरू में ये इंट्रोडक्शन था कि इस केमिस्ट्री की जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनवायरमेंटल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। तो ये अभी तक की डिस्कशन है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था एटम का। फिर हमने हाइजेनबर्ग को थोड़ा डिस्कस किया। कल हमने ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कशन की। फिर इसके अलावा हमने बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डिस्कस किया था इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस तरह से इसमें और चले। और कल फिर इसके बाद हमने एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। मैंने बताया था एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। इट इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। और इसको जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अक्सर जो एटम्स के जो एटॉमिक नंबर है ना, वो इस तरह से, जैसे देखें हम एग्जाम्पल ले, तो जैसे कार्बन है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो इस तरह नीचे करके इस तरह से लिखा होता है। तो ये यहाँ पे जो लिखते हैं ये एटम का एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ठीक है। सो इसी तरह मैस नंबर जो है क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो सम है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स मैस नंबर। इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। ठीक है। तो जैसे अब ये कार्बन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो कार्बन की सिंबल जो है वो सी है। तो अक्सर यहाँ पे लिखा होता है ये उसका एटॉमिक नंबर है। ये एटॉमिक नंबर है ये, और जो ऊपर करके लिखा होता है ये इसका मैस नंबर है या एटॉमिक मैस है। और मैस नंबर क्या है? नंबर नीचे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये एक तरह से बड़ा यूजफुल इस लिहाज से भी है कि अगर किसी एटम का आपको एटॉमिक नंबर मालूम है और उसका मैस नंबर मालूम है, सो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उस एटम में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आपकी बुक में चले कुछ एग्जाम्पल भी हैं, तो ये हम आते हैं इसमें पेज नंबर 17 है। और पेज नंबर 17 में कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1, ये मैथ्स नंबर के नीचे ही। तो ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्पीशीज। ठीक है। तो ये है हमारी कॉन्सेप्ट असेसमेंट। कॉन्सेप्ट असेसमेंट ठीक है। तो सारी तो नहीं, लेकिन चलें एक आध, ये इशू स्टार्ट है तो हमने एक आध क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं 2.1 को। तो इसमें ये कहता है कि 2.1 में कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्पीशी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स how many electrons are present how many electrons are present in the following species. In the following, इन स्पीशीज में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? कौन कौन सी स्पीशीज है? मैग्नीशियम। ठीक है, Mg। मैग्नीशियम, इस पे चार्ज क्या है? +2 है। कहते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एल्यूमिनियम है, इस पे चार्ज है +3। सल्फर है,
इस पे चार्ज है -2। तो इन तीनों स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने बताने हैं। चले मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूं इसमें कि मैग्नीशियम, ठीक है, तो जहां तक मैग्नीशियम की बात है तो मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम ये है 12। तो अब आप बता सकते हैं इसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। 10, बिल्कुल, क्योंकि मैग्नीशियम का देखें, अब +2 चार्ज का मतलब है, ये याद रखें, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 12 है ना, तो इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, और इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स हैं और बाहर शेल्स में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक बात याद रखें कि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो चलो मैंने आपको एटॉमिक नंबर बता दिया, तो ये ना कहें कि मुझे प्रोटॉन नंबर साथ ने बताया, बल्कि इलेक्ट्रॉन नंबर भी बता दिया है। ठीक है, तो वैसे ओरिजिनली मैग्नीशियम के एटम में का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं और 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 12 प्रोटॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है, +2 चार्ज का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। जब ये देखें, वैसे मैग्नीशियम के एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स हैं और 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हमने कल बात की थी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करते हैं और इस पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। एटम पे चार्ज कब अपीयर होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, तो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये एक मैग्नीशियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है अब 12 की बजाय 11 इलेक्ट्रॉन है अब। लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो वही 12 है। ठीक है, तो मैं 12 प्रोटॉन्स को इस तरह लिख रहा हूं, 11 + 1 12। तो जब मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पे चार्ज आ जाता है +1। वो इस तरह से कि जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया एक, वो प्रोटॉन वही 12 है, तो अब 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन के चार्ज को बैलेंस करेंगे। एक प्रोटॉन होगा जिसका चार्ज कैंसिल नहीं होगा, वो चार्ज एटम के ऊपर अपीयर हो जाएगा। इसी तरह जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे लेट्स से, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स दरअसल 10 प्रोटॉन्स के चार्ज को कैंसिल करेंगे। 2 प्रोटॉन हैं जिनका चार्ज कैंसिल नहीं हो रहा, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स के चार्ज को बैलेंस करेंगे। 2 प्रोटॉन्स जो जिनका चार्ज कैंसिल नहीं हो रहा, उनका चार्ज एटम के ऊपर अपीयर हो जाएगा। सो सिंपली एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपने ये करना है बस कि अब ये आयन था मैग्नीशियम आयन, +2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। ठीक है, +1 चार्ज है किसी एटम पे, तो इसका मतलब है उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका मतलब है इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 इसने लूज कर दिए, तो 12 - 2 क्या आ गया, 10। तो आपने बिल्कुल ठीक बताया कि इस मैग्नीशियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी एक्सप्लेन कर दिया
कि एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है एटम पे, एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर। अब अगर आपको इस बात की समझ आ गई है तो ये भी समझ आ गई होगी कि जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से। अच्छा, ये तो मैग्नीशियम की बात हो गई, तो यानी इट मींस बिल्कुल इसमें हमने कि मैग्नीशियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 है। सो +2 चार्ज मींस, ठीक है, Mg +2 ion contains 10 electrons। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, क्यों? because it has lost 2 electrons. So due to loss of 2 electrons it contains 10 electrons now, ठीक है ना। So it ion contains 10 electrons due to loss of 2 electrons। अच्छा, इसी तरह एक और कोई और ले ले, जैसे एल्यूमिनियम की एग्जांपल है, तो एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम इस पे चार्ज है +3, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इसमें भी 10 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है। and it loses 3 electron। हाँ, तो इसने 3, इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो 10 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट विद एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही। सो इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, सो एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू 13। इसका क्या मतलब है? इट कंटेन्स 13 इलेक्ट्रॉन्स, और एल्यूमिनियम +3 का मतलब है कि जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, सो व्हेन इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है 10, और आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इसकी, यानी अगर एल्यूमिनियम को हम देखें तो एल्यूमिनियम का एटम की ये सिचुएशन है 283। तो ये आखिरी शेल के 3 इलेक्ट्रॉन यूजुअली लूज कर देता है, बट व्हेन इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सो इट इज लेफ्ट विद 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। सो एल्यूमिनियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा, चले इसके अलावा था सल्फर। एक और सल्फर जो है, इस पे चार्ज -2 है, सल्फर -2। अच्छा, सल्फर का भी एटॉमिक नंबर बता देता हूं तो आंसर, अच्छा, 16। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए इसने, ठीक है ना। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं इसके पास, तो इसका एटॉमिक नंबर 16 है। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर वो क्या है? 16। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन 18। सल्फर -2 कितने हो जाएंगे? 18। 16 अपने हैं, 2 इसने एक्स्ट्रा गेन कर लिए हैं, तो 18 हो गए टोटल। नाउ इसको हम सल्फाइड आयन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन नाउ कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सल्फाइड आयन कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स।
तो मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको एटॉमिक नंबर मालूम है तो आप सिंपली बता सकते हैं। चलें, ये तो बड़ा इजी था। कुछ और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, चलें खुद से, कि अगर देखिए फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन, इसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स किसी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। किसी एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। तो अब ये बताएंगे, नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक मास है 15, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 8. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल। तो देखिए एटॉमिक नंबर 7 बता दिया, बिल्कुल ठीक। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन 7 है। मास नंबर क्या है? 15 है। मास नंबर 15 आपको बता दिया। और मास नंबर हमने आज शुरू में भी डिस्कस किया है कि मास नंबर क्या होता है, कि मास नंबर एक्चुअली इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, मास नंबर आपको बता दिया 15, इधर पुट करें। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 है। 7. तो आप सिंपली मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर लें तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये इधर 7 प्लस है, उधर जाके लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 15 से 7 माइनस कर लें, 15 से 7 माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 क्या है? आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो ये भी एक बात चले आप सबको क्लियर हो गई कि किसी भी एलिमेंट के मास नंबर से उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दें, तो यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कोई और एग्जांपल, तो आपके लिए अब 1 सेकंड में आप बता सकते हैं। जैसे अब कैल्शियम लिख दूं या आर्गन लिख दूं, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका मास नंबर 40 है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 22. 22। सिंपली 40 से 18 माइनस कर दें। 40 क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 18 क्या है? प्रोटॉन नंबर। तो 40 से 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। तो किसी भी एटम के यानी मास नंबर से, तो यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना बड़े इजी हो गए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे एटॉमिक मास या मास नंबर से माइनस कर दें क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर या जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन नंबर। सो मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करें तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अच्छा, ये पीछे भी हमने एक एग्जांपल अभी जो डिस्कस की, मैग्नीशियम पे चार्ज था +2, एल्यूमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 था, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से? मैंने कहा, आपने कहा 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो उस पे +3 चार्ज था, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10. अब ये जो सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन, इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? सेम है। Same. तो इन्हें हम क्या कहते हैं?
इन्हें हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो कहते हैं सेम को। सो वो आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम है उन्हें हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है। इसी तरह और भी इसके साथ हो सकते हैं, जैसे फ्लोराइड है, फ्लोराइड का एटॉमिक नंबर 9 है, इस पे -1 चार्ज है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 ही 10. होंगे। तो ये सारी जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन मैंने लिखे हैं इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी कहते हैं। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट आप पेज पे आ जाए। कहते हैं अच्छा नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज यूजिंग एटॉमिक नंबर। ये तो खैर इजी हो गया अब आपके लिए कि कहते हैं इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताएं पीरियोडिक टेबल को यूज करके। तो अब मैग्नीशियम आयन उसने लिखा है, तो मैग्नीशियम आयन है, इसका एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया 12। ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए कि मैग्नीशियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 12. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वही 12 हैं, जितने जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन नंबर है, क्योंकि प्रोटॉन तो इसने लूज नहीं किए। इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? इसका एटॉमिक मास है 24, तो इसमें नंबर ऑफ 12. वो भी 12 है। इस तरह दूसरा उसने क्वेश्चन किया हुआ है किसका, क्लोराइड आयन का। क्लोराइड आयन, इसमें क्लोराइड आयन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका एटॉमिक मास या मास नंबर है 35। ठीक है। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18. क्योंकि 17 तो इसके अपने हैं, -1 का मतलब है एक एक्स्ट्रा गेन किया हुआ है। ठीक है। तो अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। और इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 17. प्रोटॉन 17 ही होंगे, क्योंकि इसने वो कोई गेन नहीं किया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 18. 18। दो इसमें से ये माइनस कर लें बस, 35 में से 17 माइनस कर दें तो 18 न्यूट्रॉन्स आ गए। तो बड़ा सिंपल सा था, इसमें ऐसा सच कोई मुश्किल नहीं। तो क्लास में और कौन कौन है ज़रा आप लोगों के अलावा मैं देखूं, तो कोई और भी इसमें आंसर बचे दे। तो आप दोनों दे रहे हो, अच्छा। तो सारे बच्चे इसमें कोशिश करें आंसर दें साथ साथ। चले मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो उसमें एल्यूमिनियम तो खैर इजी हो गया अब आप लोगों के लिए, उसमें तो एज सच कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो ये देखें एल्यूमिनियम आयन, तो इसका एटॉमिक नंबर चलो आपको पता है 13। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कोई और बच्चा बताए जरा। ठीक है, 13 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 13। तो 3 लूज कर दिए तो कितने बच गए? 10. 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये भी हमने पीछे डिस्कस किया। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? एटॉमिक नंबर 13 है, तो जो प्रोटॉन नंबर है वही, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन नंबर है, 13 प्रोटॉन्स हैं। अच्छा एटॉमिक मास, अब अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? तो इसका एटॉमिक मास या मास नंबर 27 है। तो क्या होगा, कितने न्यूट्रॉन? 14. बिल्कुल शाबाश, 14 न्यूट्रॉन्स। अच्छा आखिरी है इसमें सल्फर। सल्फर पे चार्ज है -2। अब इसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 18. 18 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हो गए? 16. 18, 16. 16 सॉरी,
16 प्रोटॉन्स। अच्छा, इसका मास नंबर है 32। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 16 नहीं नहीं, 32 है ना, तो 16, 32 से 16 माइनस हो गया 16 हाँ बिल्कुल 16 न्यूट्रॉन्स। तो चलो बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, पेज नंबर 18 है, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 18 एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ठीक है ना, तो ये बड़ा चले सिंपल सा, अगर ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और उसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो चले मैं कोई देखूंगा कि जरा और कोई कॉम्प्लिकेटेड से कभी बना के आपके लिए थोड़ा कोशिश करेंगे इसको। तो वैसे इसमें कोई इतना मुश्किल चीज नहीं थी, सिंपल सी चीज है, बस आपको एटॉमिक नंबर मालूम है और मास नंबर मालूम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अच्छा देखिए, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और इसी तरह किसी आयन के सेंटर से उसके आउटर मोस्ट शेल तक आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होगा उसे आयनिक रेडियस कहेंगे। ठीक है, सो द एवरेज डिस्टेंस between the nucleus and outermost electron of an atom is called its atomic radius। तो atomic radius को हम define कैसे कर सकते हैं कि the average distance between the nucleus and outermost electrons nucleus and outermost electrons of an atom, किसी भी एटम के न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे एटम का एटॉमिक रेडियस कहेंगे। ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक रेडियस, इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक रेडियस। अच्छा, इसमें एवरेज इसलिए ले रहे हैं कि एटम जो है ना उसकी एग्जैक्ट कोई बाउंड्री नहीं है एटम की, यानी क्योंकि न्यूक्लियस है और बाहर हम कहते हैं ऑर्बिट्स हैं, और ऑर्बिट शेल्स के अंदर भी फिर सब शेल्स हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, यानी ऑर्बिटल्स ने इस न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है। और ऑर्बिटल्स के लिए अक्सर वर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भी हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं वो फिर हम बात करेंगे। एक्चुअली ऑर्बिटल, किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है, यानी उसमें वेव लाइक मोशन भी शो करता है। ये इसके बारे में डी ब्रोगली ने कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है ये डुअल नेचर है, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी। ठीक है, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टीज भी हम कंसिडर करते हैं, तो इसलिए अक्सर ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वर्ड भी यूज किया जाता है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसकी कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है। ये मैंने कहा था ये स्पेस है, ये कोई इस तरह नहीं है कि सॉलिड रोड की तरह है या रस्सी की तरह, ये एक स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन के होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो इस वजह से इस जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या ऑर्बिटल है और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, कहीं पे ये थोड़ा सा ज्यादा आता है हमारे पास, कहीं पे कम आता है। ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज। एक्चुअली हम इस तरह करते हैं ना कि दो आइडेंटिकल एटम्स हैं,
तो एक्स रेज के जरिए हम क्या कर सकते हैं, दो आइडेंटिकल एटम्स हैं तो इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस हम लोकेट कर लेते हैं। तो एक्स रेज से हमें न्यूक्लियस की पोजीशन का आइडिया हो जाता है। ये एक एटम का न्यूक्लियस है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस, दोनों एक जैसे न्यूक्लियस हैं तो उनके न्यूक्लियस के दरमियान ये डिस्टेंस है। और इसका फिर हम हाफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हाफ लेते हैं। तो ये एक एटम का रेडियस आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्योंकि एटम तो इतना छोटा है कि हमारे पास कोई इस तरह स्केल नहीं है कि हम उसको फुट लेके मेजर करेंगे। भाई एक फुल स्टॉप भी जो आप अपनी कॉपी में लगाते हैं उसमें 2 मिलियन एटम्स होते हैं। ठीक है, एक डॉट में 2 मिलियन एटम्स हैं, यानी 20 लाख एटम उसमें हैं। सो एटम तो बहुत छोटा पार्टिकल है, वो नेकेड आई से नजर नहीं आता। तो बस इसके जो न्यूक्लियस है ना उसकी पोजीशन हम लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज। और एक्स रेज के जरिए एटम्स के स्ट्रक्चर स्टडी करने को क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफी। तो ये जो इतनी छोटी एटम्स के रेडियस वगैरह आप ये सोचते होंगे ये कैसे आ गए, तो ये विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज हम फाइंड आउट करते हैं। एक्स रेज हाई एनर्जी की रेज हैं और इनका पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होता है, और इससे एटम की न्यूक्लियस की पोजीशन मालूम कर लेते हैं। और दो आइडेंटिकल एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो गैप है उसका हाफ ले लेते हैं, तो एक एटम का रेडियस। तो इस तरह हम बहुत सारे एटम्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये निकालते हैं और फिर उसकी एवरेज ले लेते हैं। तो फिर हमारे पास जो रेडियस आएगा वो फिर एक एवरेज वैल्यू होगी। सो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and outermost electrons of an atom is called its atomic radius। एक्चुअली एटम का रेडियस हमने क्यों कंसिडर किया कि हम एटम के रेडियस से दरअसल एटम का साइज जो है उसको एस्टिमेट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर उसको सर्कुलर कंसिडर करें तो उसकी सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं 2 पाई r से। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 2 पाई r क्या होता है? सरकमफ्रेंस होती है। ठीक है, सो रेडियस एक ऐसी चीज है जिससे हम उसका साइज का अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका पूरा वॉल्यूम निकाला जा सकता है कंसिडरिंग उसको स्फेरिकल कंसिडर करते हुए। इसी तरह कोई आयन है तो आयन के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे आयनिक रेडियस कहेंगे। इसको रेडियस भी कहते हैं, बाज जगहों पे इनके लिए रेडियाई का वर्ड भी यूज किया जाता है। जैसे आयनिक रेडियस तो कहीं पे ये लिखा होगा आयनिक रेडियाई भी लिखा होगा इस तरह। तो मतलब एक है दोनों का। ठीक है, सो किसी भी एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटम काफी छोटा होता है तो यूजुअली इसका रेडियस हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। अक्सर एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर में, दोनों यूनिट्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ मीटर के। तो 10⁻⁻10 मीटर जो होता है, 10⁻⁻10, इसे कहते हैं एंगस्ट्रॉम, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10⁻⁻12 मीटर, इसे पिकोमीटर कहते हैं, पीएम। ठीक है, सो अक्सर जो एटम के जो रेडियस हैं वो एंगस्ट्रॉम में गिवन होंगे या पिकोमीटर में गिवन होंगे। ठीक है, तो ये पिकोमीटर है, अक्सर पिकोमीटर में हम उसको मेजर करते हैं। और एंगस्ट्रॉम किस में है? 10 की पावर, ये एंगस्ट्रॉम है। अच्छा जी, तो हमने एटॉमिक रेडियस की तो चलो बात कर ली। अब आते हैं इसके पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड की बात करते हैं। ठीक है, ये 9th ग्रेड में भी है थोड़ा बहुत शायद। सो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस atomic radius
in periodic table. So अगर एक ग्रुप की बात हम करें, ठीक है, इन अ ग्रुप, अगर एक ग्रुप में हम मूव करें तो इन अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप को ले लें आप, तो पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में ले लें, ठीक है। सो एक ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आए, जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप लिखता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ग्रुप 1 मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन वैसे नॉन मेटल है, उसको इन ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के ऊपर रखा जाता है, लेकिन वो इनसे डिफरेंट है। तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, इनको ग्रुप 1 में इसलिए रखा गया कि इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो जब एक ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे मूव करें, तो एटम का जो रेडियस है वो इंक्रीज होगा। सो एटॉमिक रेडियस increases, atomic radius increases in a group। किसी भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप को ले ले, तो उस ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटम का रेडियस इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। लिथियम के एटम में 2 शेल्स हैं, इसका सेकंड शेल इसका आखिरी शेल है, इसका वैलेंस शेल है। सोडियम का थर्ड शेल इसका आखिरी शेल है, इसका वैलेंस शेल है। तो सोडियम में 3 शेल्स हैं, तो इसका साइज लिथियम से ज्यादा हो गया। पोटाशियम में 4 शेल्स हैं, तो उसका साइज सोडियम से ज्यादा हो गया। रुबिडियम में 5 शेल्स हैं। सो इसमें लिथियम में 2 शेल्स हैं, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में है। पीरियड नंबर जो है वो एटम में नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। सो पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें पीरियड्स कहते हैं। तो ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये 4, ये 5th, ये 6th। तो सोडियम के एटम में 3 शेल्स हैं, तो उसका साइज लिथियम से ज्यादा है। पोटाशियम के एटम में 4 शेल्स हैं, तो उसका सोडियम से ज्यादा है। रुबिडियम के एटम में 5 शेल्स हैं। सो एक पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम मूव करें, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसमें क्या रीजंस हमारे सामने आ रही हैं? पहली रीजन क्या आ गई कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो शेल इंक्रीज हो रहे हैं ना, इस वजह से साइज बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। सो ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स, ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो रेडियस क्यों इंक्रीज हो रहा है? शेल्स बढ़ रहे हैं। दूसरी जो चीज जो इसको अफेक्ट कर रही है वो ये है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज है? देखिए, अब जैसे सोडियम है ना, इसका थर्ड शेल आखिरी शेल है। ये सोडियम का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल, ठीक है। तो ये इसका सेकंड शेल और ये इसका थर्ड शेल, ठीक है जी। अच्छा, ये सोडियम का एटम मैंने एक बनाया और ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। और ये बाहर शेल्स हैं के, एल और एम। एम इसका आखिरी शेल है, इसको वैलेंस शेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में ये जो शेल्स हैं जिन्हें मैंने टिक किया है, इन्हें अंडरलाइंग शेल्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अंडरलाइंग शेल्स। ये जो अंडरलाइंग शेल्स हैं, ठीक है, ये जो अंडरलाइंग शेल्स हैं इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये अंडरलाइंग शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। तो ये जो अंडरलाइंग शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जो रिपेल करते हैं,
तो अंडरलाइंग शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे या वैलेंस शेल पे जो रिपल्सिव इफेक्ट है उसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं. So the repulsive effect of the electrons present between the nucleus and outermost shell, the repulsive effect of underlying shell electrons on valence electrons is called shielding effect. इसको हम बोलते हैं shielding effect. So न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में जो शेल्स मौजूद हैं, अंडरलाइंग शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे एक जो कलेक्टिव रिपल्सिव इफेक्ट है उसे हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं. जितना न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे उतना उनका रिपल्सिव इफेक्ट ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा. जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाता है, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि इस रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से वैलेंस शेल एक्सपेंड होता है, न्यूक्लियस से दूर होता जाता है और न्यूक्लियस की उस पर अट्रैक्शन कम होती जाती है. तो जितना शील्डिंग न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे उनका रिपल्सिव इफेक्ट भी ज्यादा होगा, मतलब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और इससे एटम का आखिरी शेल एक्सपेंड होगा और एटम का रेडियस ज्यादा होता जाएगा. सो ऊपर से जब नीचे हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, शेल्स बढ़ रहे हैं, साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है. लिथियम के एटम में सेकंड शेल आखिरी शेल था, तो इसमें सिर्फ एक शेल का रिपल्सिव इफेक्ट है, इसमें सिर्फ एक शेल का शील्डिंग इफेक्ट है. सोडियम के शेल में थर्ड शेल आखिरी शेल है, तो 2 शेल्स का शील्डिंग इफेक्ट है. पोटाशियम के एटम में कितने शेल्स का शील्डिंग इफेक्ट है? 3 शेल्स का, क्योंकि न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान में 3 शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल को रिपेल कर रहे हैं. ठीक है. सो जब ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं, तो साथ में शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है. सो ड्यू टू increase in shielding effect, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ गया और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा, एटम का आखिरी शेल एक्सपेंड होता जाएगा और उसका रेडियस इंक्रीज. सो एटॉमिक रेडियस एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है. उसकी 2 रीजंस हो गई, एक ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है. अंडरलाइंग शेल्स का वैलेंस शेल पे जो रिपल्सिव इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है ना. तो शील्डिंग इफेक्ट को हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं? द रिपल्सिव इफेक्ट ऑफ, ठीक है, अंडरलाइंग शेल्स ऑन वैलेंस शेल, अंडरलाइंग शेल या अंडरलाइंग इलेक्ट्रॉन्स भी आप कह सकते हैं. द रिपल्सिव इफेक्ट ऑफ अंडरलाइंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन वैलेंस electrons is called shielding effect. So न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अंडरलाइंग इलेक्ट्रॉन्स, उनका आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे जो रिपल्सिव इफेक्ट है उसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं. इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं. तो चलिए इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज.